होमवर्क किया बेटा आप लोगों ने जो दिया था? क्या करा बेटा? कौन सा करा बताओ बेटा होमवर्क में जो दिया था? कौन सी? नहीं आते हो क्या? आते नहीं हो क्या? छाती से ले लो बेटा। बताओ कौन सा था पहले? आप डेली नहीं आओगे तो आपके ऊपर होगा। हम डेली आगे पढ़ाते हैं बेटा, हम डेली आगे पढ़ाते हैं, आपको डेली आना चाहिए। ये बताओ आप कोचिंग काय के लिए कर रहे हो? सिलेक्शन पाने के लिए कर रहे हो? तो सिलेक्शन ऐसे हो जाएगा। ये बताओ सिलेक्शन ऐसे हो जाएगा। ये वाला तो सवाल था द केपी फॉर द एक्शन for the reaction at 191 degree centigrade is 1.24. Find the Kc। रिएक्शन आपकी बेटा ये थी 3 F2 और BF3। ये रिएक्शन थी ना बेटा आपकी, तो इसका आंसर क्या आया आप लोगों का? 7.6। आर की वैल्यू पुट करी थी क्या? है? चलो कोई नहीं। देखो बेटा यहाँ पर सबसे पहले हम डेल्टा एनजी निकालेंगे। डेल्टा एनजी क्या आया? स्टार्टिंग से करना है बेटा। डेल्टा एनजी क्या आया आप लोगों का? -½ आएगा। BF3 क्या है? 1 माइनस सॉलिड का हम लेंगे नहीं, गैस का लेंगे। गैस है 3/2, तो ये क्या आएगा? -½ आएगा। ठीक है। और एक्शन क्या ज्ञात करवा रहा था हमारा? Kp = Kc RT डेल्टा एनजी, यही तो था हमारा फार्मूला। ठीक है। Kp की वैल्यू क्या दी हुई है? 1.24 Kc और RT के ऊपर डेल्टा एनजी की वैल्यू -½ ये आया यहाँ तक सबका। इसके लिए हम जो आपका T टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में है या सेल्सियस, 191 प्लस 273 जब ऐड करेंगे कितना आएगा? 464 केल्विन आएगा। 464 यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हम 1.24 Kc। ठीक है। R मल्टीप्लाई 464 -½ तो इसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1/2 का मतलब अंडर रूट में आ जाएगा। ये इसको बेटा ये इस तरीके से ही तो लिख सकते हो आप। R 464 ऊपर जाएगा तभी तो माइनस में हुआ था। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी मल्टीप्लाई किससे हो रही है? 1 to 4 से हो रही है। जब ये हाफ में है नीचे है अपॉन में 1.24 मल्टीप्लाई इससे कर देंगे आप, तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट में 464 R। यहाँ तक देखो किसका आया? यहाँ तक आया बेटा आप लोगों का।
1.24 अंडर रूट में 464 R। अगर ये आया है तब आपका सही है, वरना आपका गलत है। आपने जहां पर किया है मिस्टेक देख लो, कहां पर क्या गलती की है। नेक्स्ट सवाल कौन सा था बेटा? ऐसे वाला था नहीं, ये वाला तो करवा दिया था, ऐसे वाला डीआर वाला है। ठीक है, ठीक, ये हो गया बेटा सभी लोगों का। फिर हमने आपको दिया था एक रिएक्शन थी NOBR NO प्लस हाफ Br2। ये रिएक्शन थी, इसमें आपका Kp का मान 0.15 एटमॉस्फेयर दिया हुआ था, ठीक है। और वैल्यू दी हुई थी NOBR की वैल्यू कितनी थी बेटा दी हुई, बताओ? 0.5। हाँ, NO की हमें देखना पड़ेगा 0.4 और इसकी 2। QC निकालना था हमें, QP यही तो था। जिस तरीके से QC और KP को निकाला था, बस हमें KC की जगह पे QC रखा था जहां पर, वैसे ही यहाँ पर रखना है QP। KP KC के स्थान पर QP, बाकी पूरी कोई वही आएगा। इसकी कंसंट्रेशन निकालेंगे तो कैसे बनेगा बेटा बताओ? अगर इसके कंसंट्रेशन टर्म में लिखेंगे QP के, तो प्रोडक्ट ऊपर रहेंगे PNO, कुछ नहीं है तो इसे 0.4 ही रहेंगे। और Br2 है, P में है हाफ NOBR कंसंट्रेशन फॉर्म में लिखेंगे तो इसी तरीके से तो लिखते हैं। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो आप। NO की वैल्यू क्या है 0.4, PBr2 की वैल्यू है आपकी 2, NOBR की वैल्यू 0.5, इसे सॉल्व करेंगे बेटा क्या आएगा बताओ? पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा, ये अंडर रूट 2 हो जाएगा। ये आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 4/5 आ गया, 1/2 है 2 की पावर, तो इसलिए अंडर रूट में 2 लिख दिया, ठीक है। अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है 1.41 होती है। पहली बात हमें क्या देखना है, QP का मान देखना है और KP का, कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। तो यहाँ 0.15 है, इसको अगर सॉल्व नहीं करते हैं यहीं से हमें पता चल रहा है कि अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.41 है। इसका मतलब जो QP है हमारा ज्यादा है किससे, KP से। तो इसका मतलब रिएक्शन क्या होगी हमारी, फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी या बैकवर्ड। कल आपको 3 केसेस लिखवाए थे, जब QC ज्यादा होता है KC से तब कौन सी रिएक्शन होती है, सेम कंडीशन वहीं पे रहेगा। यानी कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कंसंट्रेशन को इन टर्म ऑफ प्रेशर की फॉर्म में। केवल KP
बैकवर्ड डायरेक्शन आएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जब QP ज़्यादा है KC से तो हमारा रिएक्शन होगा बैकवर्ड डायरेक्शन। ये था सवाल में आपको कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, बिना कंडीशन के आपका आंसर नहीं लिखेगा। सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे, हो जाएगा और कोई सा भी दिया था सवाल बेटा क्या? हो गया बेटा। नेक्स्ट हमारा जो चल रहा था टॉपिक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उससे संबंधित पहले आप ये बताएं, एक रिएक्शन है जैसे कि हमारी 2A प्लस 3B और यहाँ पर हमने कर दिया 4C, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए जैसे कि मान लो यहाँ पर अगर हमने मान लिया 5 इनिशियल में, यहाँ 8, तो यहाँ पर बताओ इनिशियल मोल यहाँ पर कितना होगा? ये एक रिएक्शन है, ठीक है। कल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको हम बता रहे थे, ठीक है। रिएक्टेंट से स्टार्ट होते हैं मोल, प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। हमने सपोज कर लिया यहाँ पर इनिशियल 2A का जो मोल है वो 5 है, 5 3B के 8, तो यहाँ पर इनिशियल स्टेज पर 4C के मोल कितने होंगे? इनिशियल स्टेज पर कल वाले बताओ। इनिशियल स्टेज पर 0 होगा। जब शुरुआत करते हैं हम तो रिएक्टेंट ही तो होते हैं, ना कि प्रोडक्ट होता है किसी भी चीज का, तो इसलिए प्रोडक्ट हमारा 0 रहेगा यहाँ पर इनिशियल स्टेज पर। जब इक्विलिब्रियम में आएंगे तो यहाँ पर देखो 5 में से क्या बना? 2A, मतलब यहाँ पर मान लो 2x मोल डिसोसिएट होते हैं। यहाँ से 8 में से 3x 4x। अब अगर हम आप से कहें कि DOD ऑफ A की क्या होगी? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन A का क्या होगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन A का क्या होगा बताओ? 2x/5 होगा, ठीक है। और B का फिर क्या आएगा? 3x/8 ये रहेगा, ठीक है। जो डिसोसिएट नंबर ऑफ डिसोसिएट मोल्स, ठीक है, 2x डिसोसिएट हुए मतलब माइनस हो गए,
यहाँ से 3 हो गए। और फिर इनिशियल मोल टेकन, मतलब जो प्रारंभ में अपान हम उसको लेंगे जो प्रारंभ में मोल दिए गए हैं। अगर नहीं है तो 1 मानते हैं, अगर दिए हुए हैं तो जितने दिए हुए हैं उतने ही मानेंगे हम। ठीक है, ये रहता है। अगर इसको हम परसेंटेज में करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? अगर हम यहाँ कहें कि परसेंटेज DOD डिग्री ऑफ डिसोसिएशन करेंगे तो आप क्या करोगे? 3x अपान 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, इसी तरह हम आपको एक सवाल दे रहे हैं, करके बताइएगा। If 3 mole of PCl5 is dissociated according to the reaction PCl5 PCl3 on Cl2। ठीक है, इस रिएक्शन के माध्यम से PCl5 के 3 मोल डिसोसिएट हो रहे हैं। 1 मोल ऑफ Cl2, क्लोरीन के 1 मोल की बात हो रही है, इस फॉर्म बनेगा एट इक्विलिब्रियम पर तो फाइंड DOD ऑफ PCl5। यहाँ केवल PCl5 की DOD को फाइंड करने के लिए बोला है। रिएक्शन आपके सामने है बेटा, किस तरीके से होगी उसका एग्जाम्पल हमने आप लोगों को बताया है। रखिए सभी लोग। और चला दूंगे, जैसे देख लीजिए उसे बाहर कर देंगे हम। जब नहीं होगा कहाँ पे कुछ कौन सा कितना आया आंसर? एक्स कैसे आ जाएगा बेटा? हमारी रिएक्शन क्या है? PCl5 PCl3 प्लस Cl2, यही तो रिएक्शन है। इसमें बोल रहा है कि 3 मोल ऑफ PCl5, यानी कि 3 मोल है PCl5 के। स्टार्टिंग में ही कह रहा है कि 3 मोल ऑफ PCl5 इज डिसोसिएट, मतलब डिसोसिएट कितने मोल होंगे PCl5 के? 3 मोल डिसोसिएट होंगे अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग। तो इनिशियल में PCl3 0, Cl2 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 माइनस एक्स, क्योंकि एक ही है। अगर यहाँ पर 2 होता तो हम 2x करते। ठीक है, यहाँ पर x और आपका यहाँ पर x। पूछ रहा है 1 मोल ऑफ क्लोरीन, ठीक है, इस फॉर्म एट इक्विलिब्रियम फाइंड DOD ऑफ PCl5। तो DOD ऑफ PCl5 इज x अपान 3 हो जाएगा भाई, 3 में से ही तो x जा रहा है, तो x अपान 3। अब यहाँ पर बोल रहा है कि क्लोरीन का 1 मोल, यानी कि x इक्वल टू 1 अगर लेते हैं तो यहाँ पर आएगा 1/3।
तो ये तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया है आपका PCl5 का। अगर इसी को ही अगर पूछे कि परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन PCl5 का क्या होगा, तो यहाँ पर आपका रहेगा परसेंटेज DOD ऑफ PCl5 1/3 को मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो ये आएगा परसेंटेज। ठीक है, क्वेश्चन में आप पहले आप क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, उससे समझ में आ जाएगा कि कितने मोल को पूछ रहा है, कितने मोल से क्या निकालना है। आप डायरेक्ट अगर PCl5 को लेंगे सिंगल तो 1x करेंगे, 1 - x, तो गलत हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में तो साफ साफ दे रखा है कि 3 मोल ऑफ PCl5। PCl3 उससे मतलब नहीं है, PCl3 इनिशियल स्टेज पर प्रोडक्ट है ना, वो 0 रहेगा। इनिशियल स्टेज मतलब प्रारंभ में आपने दो चीजें जब मिलाई हैं, ठीक है, कोई सी भी दो चीजें आप मिलाओगे, शुरुआत में दो चीजें लोगे तो वो तो प्रारंभ में रहेगा, प्रोडक्ट नहीं बना। इक्विलिब्रियम में जब आप देखोगे 3 - x, क्योंकि PCl5 का 1 मोल बन रहा है, ठीक है, PCl3 का 1 मोल बन रहा है, तो x Cl2 का x। इसी पर बेस है, फिर नया जो भी टॉपिक आएगा इसके बाद में। इफ 5 moles of SO3 is dissociated to the reaction 2SO3, बेटा भी हमारे 2SO2 plus O2, if 1 mole of SO3 is left at equilibrium, find DOD of SO3। इसका निकालिए बेटा, सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा नहीं। डायरेक्ट फ्रैक्शन करके भी आप कर सकते हैं, अगर प्रेशर वगैरह समझ में आएगा। If 5 moles of SO3 is dissociated to the reaction, जिस तरीके से PCl5 के 5 मोल्स डिसोसिएट हुए थे, ठीक है, 3 मोल्स, इसमें हमने 5 मोल्स ले लिया है। If 1 mole of SO3 is left, मतलब डिसोसिएट होने के बाद में 1 मोल बच रहा है, इस कंडीशन को आप देखना। एट इक्विलिब्रियम, तो फाइंड DOD ऑफ SO3। कहने का मतलब जब आप यहाँ तक कर लेंगे, इसके बाद में क्या है, डिसोसिएट हो गया। जैसे मान लो यहाँ पर 1 मोल या 2 मोल
2 मोल डिसोसिएट होने के बाद में लेफ्ट बच रहा है, तो इसके लिए हम यही तो लिखेंगे 2, यही तो लिखेंगे। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी, फिर x की वैल्यू पुट करके जिस तरीके से हमने यहाँ पर भर रखा था आंसर आपका आ जाएगा।2SO2 प्लस O2 ये रिएक्शन है हम लोगों की। बोल रहा है कि 5 मोल डिसोसिएट होंगे यहाँ तक इनिशियल स्टेज पर। SO3 के कितने मोल हैं? 5। तो प्रोडक्ट 0 रहेगा। एट इक्विलिब्रियम पे जब हम बात करते हैं तो 5 में से यहाँ पर SO3 के कितने मोल रिलीज हो रहे हैं? 2 हो रहे हैं। 2x मान लिया। यहाँ पर SO2 पे 2x और O2 का केवल x। बोल रहा है इफ 1 मोल ऑफ SO3 इज लेफ्ट, मतलब ये दोनों की कंडीशन के बाद में 5 माइनस 2x बराबर 1 बच रहा है 1 मोल। यही तो है कंडीशन। इफ 1 मोल ऑफ SO3 इज लेफ्ट एट इक्विलिब्रियम, जब बच रहा है तो यहाँ पर देखो बेटा क्या करोगे, यहाँ पर 2x बराबर 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो x बराबर 2 आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे अब DOD ऑफ SO3 2x अपॉन 5x की वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, किसी को ना समझ में आया हो तो बता, ये x की वैल्यू कहाँ से ली गई है। परसेंटेज जब इसका निकालेंगे तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 80% आ जाएगा। DOD को अगर परसेंट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका 80% आ गया। देखो बेटा 2SO3 ये हमारी रिएक्शन दी हुई है क्वेश्चन में, जिसमें कह रहा है कि 5 मोल ऑफ SO3 डिसोसिएट मतलब वियोजन हो गए हैं। ठीक है, 5 मोल जो है प्रारंभ में हमने लिए थे SO3 के रिएक्शन इस समय, ठीक है, स्टार्ट करने वाले हैं, स्टार्ट नहीं हुई है। जब स्टार्ट नहीं हुई तो प्रोडक्ट की कोई मात्रा हमें नहीं बनी है, प्रोडक्ट बना ही नहीं है। ठीक है, 0 0 आ गया। जब हमारे रिएक्शन पूरी होगी कंप्लीट, 2SO3 के 5 मोल थे जिसमें से 2 मोल वियोजित हो गए हैं। जब वियोजित होने के बाद में 2SO2 बना है और O2 बना है। हाँ, ये SO3 अगर यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर SO3 है केवल तो हम x लेते, लेकिन यहाँ पर 2 है दिया हुआ इसलिए 2x ले रहे हैं। 2 मोल बन रहे हैं ना। मॉलिक्यूल कितने हैं? यौगिक, यहाँ पर ये कंपाउंड है, ठीक है, यौगिक है, तो 2x लिया। यहाँ पर SO2 के 2 मोल बन रहे हैं तो 2x ले लिया, O2 का x, क्योंकि किसी को दर्शाने के लिए x या a b कुछ भी तो मान मानोगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन में कह रहा है इफ 1 मोल ऑफ SO3 इज लेफ्ट एट इक्विलिब्रियम, मतलब जब इक्विलिब्रियम में हमने पूरी रिएक्शन कर दी तो 1 मोल हमारा बच रहा है। इसका मतलब ये है कि इस रिएक्शन, इस वैल्यू के पूरे करने के बाद में 1 मोल हमारा यहाँ पर बच रहा है, तो हमने बराबर के बाद में 1 लिख दिया गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई हमारी। x की वैल्यू हमने DOD ऑफ SO3 में रख दी। ठीक है,
हो गया इधर बेटा? हाँ बेटा बताओ, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? किसी काम में नहीं होगा, वो यहाँ से बाहर चला जाएगा। खाली बैठ के बातें करने के लिए नहीं आएगा, यहाँ पढ़ने के लिए आएगा। उसको समझ में आएगा, ये देखो समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी। इसके बाद में बेटा इसी में है आपका लसातेलिए प्रिंसिपल, जिसमें उसके इफेक्ट हैं टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कैटालिस्ट। ठीक है, अब हम उसको करते हैं। इसमें पहला आपका रहेगा इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। लसातेलिए प्रिंसिपल जो है, इसमें सिर्फ आपको इफेक्ट, कोई सी भी रिएक्शन है उसमें ये दर्शाया गया है कि कंसंट्रेशन के माध्यम से रिएक्शन में क्या प्रभाव पड़ता है, या टेम्परेचर के माध्यम से रिएक्शन में क्या प्रभाव पड़ता है, उत्प्रेरक जिसे कैटालिस्ट कहते हैं उसके माध्यम से रिएक्शन में क्या प्रभाव पड़ रहा है, वॉल्यूम, आयतन या प्रेशर, दाब के माध्यम से रिएक्शन में क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो उसके इफेक्ट हैं, ठीक है, फैक्टर्स हैं ये प्रिंसिपल इन्होंने ये प्रोवाइड करवाए थे। तो इसमें पहला देखो बेटा, अगर हमारी रिएक्शन होती है एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जिसमें हमारा अगर रिएक्टेंट ज्यादा हो रहे हैं और प्रोडक्ट कम हो रहा है, तब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी या बैकवर्ड, बताओ बेटा? ये रिएक्शन का प्रभाव है कि अगर रिएक्टेंट ज्यादा होंगे तब रिएक्शन किस दिशा में जाएगी, प्रोडक्ट ज्यादा होंगे तब किस दिशा में जाएगी। आपने लसातेलिए प्रिंसिपल में बहुत फेमस रिएक्शन अमोनिया हैबर प्रक्रम की पढ़ी होगी, SO2 की पढ़ी होगी, ठीक है, PCl5 की भी पढ़ी होगी। बहुत सारी रिएक्शंस हैं, तो उनपे प्रेशर, वॉल्यूम के कैटालिस्ट ये सब प्रभाव होंगे। बताओ बेटा, जब रिएक्टेंट ज्यादा होगा, मतलब यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे जब ज्यादा होगा तो रिएक्शन आगे जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और जब रिएक्टेंट कम होंगे तब बैकवर्ड डायरेक्शन में। जैसे आपकी रिएक्शन N2 + 3H2 2NH3 है, इसमें अगर हम नाइट्रोजन को इंक्रीज करते हैं, रिएक्टेंट हमारा अगर नाइट्रोजन है, इसको इंक्रीज करेंगे तब हमारी रिएक्शन क्या रहेगी, और NH3 को इंक्रीज करेंगे तब हमारी रिएक्शन क्या रहेगी, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसको इंक्रीज करेंगे तब क्या रहेगी, या डिक्रीज करेंगे। यहाँ पर जिस चीज को इंक्रीज करेंगे उसका प्रभाव यहाँ पर अगर बढ़ रहा है, उसी से ही हमें पता चलेगा। अगर नाइट्रोजन को आप इंक्रीज करोगे तो यहाँ नाइट्रोजन की वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ पर हाइड्रोजन को इंक्रीज करोगे तब यहाँ पर H3 की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, कैसा क्या होगा बताओ बेटा? यहाँ से सिर्फ रिएक्शन की डायरेक्शन को पता चलेगा। रिएक्टेंट ज्यादा है, नाइट्रोजन ज्यादा है, तो रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। अमोनिया का मतलब मॉलिक्यूल अगर ज्यादा कर रहे हैं तो ये तो अपने आप से भी ज्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ से रिएक्शन पीछे किधर आएगी, पीछे साइड में आएगी, बैकवर्ड। और हाइड्रोजन को अगर इंक्रीज करेंगे तब बैकवर्ड या फॉरवर्ड, बैकवर्ड में आएगी, बैकवर्ड में आएगी।
यहाँ पर कोई सी भी आपको रिएक्शन आपने देखा होगा, जब ये हैबर प्रोसेस में चलती है तो इसमें ये कैटालिस्ट का भी तो कार्य करता है और इसे बोलते हैं रिजेंट अभिकर्मक। यहाँ पर हाइड्रोजन रिजेंट अभिकर्मक है, जिसे हिंदी में सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। इसलिए आपका जो हाइड्रोजन जब इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ठीक है, हाइड्रोजन जब नाइट्रोजन इंक्रीज होगा तो हाइड्रोजन डिक्रीज होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये एफडी और हाइड्रोजन जब आपका डिक्रीज करोगे तब बैकवर्ड डायरेक्शन, ये कंडीशंस रहेंगी। सॉलिड कंपोनेंट में ये नहीं माना जाएगा। आप किसी भी रिएक्शन को लेते हो तो सॉलिड को नहीं लेते हैं। अभी गैसियस और मोल्स निकाले थे आप लोगों ने, तो सॉलिड को लेते थे, लिक्विड को लेते थे या गैस को, नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे। तो इस प्रोसेस में भी आपका अगर सॉलिड में कंपोनेंट होगा तो उसको नहीं लिया जाएगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे आपकी अगर रिएक्शन ये है COCO3, ये सॉलिड फॉर्म में है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, तब आपका अगर CO2 इंक्रीज करते हैं तब रिएक्शन क्या करेगी, और यहाँ पर COCO3 का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि COCO3 क्या है हमारा सॉलिड, CaCO3 सॉलिड है, इसलिए इसका इफेक्ट इस रिएक्शन में नहीं पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसका पड़ेगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगी तो रिएक्शन हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। ये इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन हम बढ़ा रहे हैं, सांद्रता बढ़ा रहे हैं, इसकी मात्रा को हम बढ़ा रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को जब हम बढ़ा रहे हैं तो बैकवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पर नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, अमोनिया को बढ़ा रहे हैं तो बैकवर्ड डायरेक्शन, ये जाएगा। हो गया? इक्विलिब्रियम में किसी भी रिएक्शन को हम लेंगे तो उसका सॉलिड और लिक्विड को हम काउंट नहीं करेंगे, एक्वस को हम काउंट कर सकते हैं और गैसेस को। नेक्स्ट आपका रहेगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। अगर आपका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो आपकी जो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है शिफ्ट हो जाएगी, शिफ्टेड in that direction where number of moles decrease
इसके अपोजिट जब आपका प्रेशर कम होगा वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड in that direction where number of moles increase. आप लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालना सीख ही गए हैं। इसमें ये देखिए, अगर नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं उसमें प्रेशर इंक्रीज होगा और वॉल्यूम डिक्रीज होगा। जैसे किसी भी रिएक्शन में, जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं, अगर हम यहाँ से जा रहे हैं CaCO3 से, तो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो प्रेशर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ठीक है। वहीं अगर आप अमोनिया वाली ये रिएक्शन लेंगे N2 + 3H2 2NH3, तो यहाँ पर 4 मोल है, यहाँ पर 2 मोल, मतलब नंबर ऑफ मोल डिक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ मोल डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज। जब नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर और वॉल्यूम ये दोनों के इफेक्ट एक ही साथ में मैच करता है, इसलिए साथ में लिखवाया है। किसी भी रिएक्शन का प्रेशर और वॉल्यूम का प्रभाव अगर बताया जाएगा तो आप लिखोगे सबसे पहले कि नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं या इंक्रीज हो रहे हैं। मत लिखना बेटा। तीसरा इफेक्ट रहेगा आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के बेस पर आपकी रिएक्शन दो प्रकार की होती है। पहली, अगर रिएक्टेंट के साथ में हीट आती है, रिएक्टेंट के साथ में हीट आती है, तब आपकी रिएक्शन कौन सी होगी बेटा? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? बताओ। जब हीट एब्जॉर्ब होती है तब रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक होगी? एंडोथर्मिक। ठीक है। दूसरी कंडीशन इसकी क्या है? प्रोडक्ट प्लस हीट। हीट रिलीज हो रही है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक। यहाँ पर अगर टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर अगर आप एंडोथर्मिक रिएक्शन में इंक्रीज करोगे तब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। डिक्रीज करोगे तब आपकी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल है। एक्सोथर्मिक में इसका उल्टा है। टेम्परेचर इंक्रीज
देयर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन और टेम्परेचर डिक्रीज आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये इफेक्ट है टेम्परेचर का एंडोथर्मिक में और एक्सोथर्मिक में। इसमें सबसे पहले आपको सिर्फ ये पहचानना पड़ेगा कि रिएक्शन कौन सी है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। देन इसके बाद में आता है कैटलिस्ट का इफेक्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, उत्प्रेरक का प्रभाव। इसमें 3 कंडीशन है। पहली है डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट जो होता है, जब रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम पर होगी तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई सी भी रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम में है तब कैटलिस्ट का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसका रहेगा if increased rate of both reaction कैटलिस्ट की उपस्थिति से जो रिएक्शन फॉरवर्ड है या बैकवर्ड, बोथ रिएक्शन का मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन, उससे रेट जो है रिएक्शन का वो बढ़ जाएगा। जब रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, दोनों का रेट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में बढ़ जाएगा। तीसरा रहेगा इट रिड्यूस द टाइम of reaction for reaction। रिएक्शन के लिए जो रिएक्शन का जो टाइमिंग है ना वो रिड्यूस हो जाएगा कैटलिस्ट की उपस्थिति में। If increased rate of both reaction, जब कैटलिस्ट की प्रेजेंस होगी, ठीक है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन होती है या बैकवर्ड रिएक्शन होती है, तो इनका रेट जो है वो इंक्रीज है। रेट से आर से हम डिनोट करते हैं। कंसंट्रेशन की बात नहीं हो रही यहाँ पर, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। टाइम जो है रिएक्शन के लिए टाइम जो है वो कम हो जाएगा। कुछ आपके फिजिकल इक्विलिब्रियम होते हैं बेटा इफेक्ट में।
फिजिकल इक्विलिब्रियम में जैसे कि आप अगर फॉर्मेशन करेंगे डायमंड का, फॉर्मेशन आप डायमंड का करोगे तो किससे करोगे? ग्रेफाइट से ही तो करते हैं। ग्रेफाइट हमारा सॉलिड होता है, डायमंड भी हमारा सॉलिड होता है। जब ग्रेफाइट को क्या देते हैं हम? हीट। तो इसमें डेंसिटी किसकी हाई होती है और किसकी लो होती है? ग्रेफाइट की डेंसिटी कैसी होगी और डायमंड की? देखो यहाँ पर हीट हम दे रहे हैं, इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सी हो गई? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक। यहाँ पर जो डेंसिटी है ग्रेफाइट की लो होगी, हीट दे रहे हैं, गर्म हो जाएगा, और डायमंड की डेंसिटी जो है हाई। वॉल्यूम कैसा रहेगा और फिर प्रेशर कैसा रहेगा बताओ? वॉल्यूम इसका रहेगा आपका हाई, प्रेशर लो या हाई? अब प्रेशर हाई है, इससे पहले ही आपको लिखवाया था, यहाँ पर प्रेशर हाई रहेगा तो रिएक्शन कैसी रहेगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन। और टेम्परेचर भी इसका हाई रहेगा, ठीक है, क्योंकि एंडोथर्मिक है। और इसमें वॉल्यूम हो जाएगा आपका V लो हो जाएगा, प्रेशर लो हो जाएगा, टेम्परेचर भी लो हो जाएगा, ठीक है। क्या इसके लिए डायमंड की डेंसिटी जो होती है ग्रेफाइट की डेंसिटी से ज्यादा होती है। इसी के साथ जब हम रिएक्शन का कंक्लूजन करते हैं, आप लोगों ने करा होगा तो क्या लिखते हैं कंक्लूजन में? जैसे ये रिएक्शन हो गई फिजिकल स्टेट से, ठीक है, तो क्या लिखते हैं हम? फेवरेबल कंडीशन for diamond formation, high temperature और high pressure। यही तो क्वेश्चन में आता है, रिएक्शन दी हुई हो, उस रिएक्शन में ये पूछता है कि इस रिएक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन कौन सी होगी। नीचे ऑप्शन होंगे हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर, इस तरीके से आपके ऑप्शन होते हैं। और आपको इसी तरीके से बताना है डेंसिटी लो जिसकी होगी उसका वॉल्यूम हाई होगा, प्रेशर भी हाई होगा और टेम्परेचर भी हाई होगा। डेंसिटी जिसकी हाई होगी और उसका वॉल्यूम लो, प्रेशर भी लो और किसकी ज्यादा होगी? वाटर की ज्यादा होती है, मतलब लिक्विड फॉर्म में हो, या आइस की ज्यादा होती है डेंसिटी? वाटर की ज्यादा होती है। तो उसी आधार पर यहाँ पर कर सकते हो। जैसे फिजिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? स्टेट। जैसे हम ठोस से हम गैस में जा रहे हैं, लिक्विड में जा रहे हैं, वाटर को H2 है प्लस हीट दे रहे हैं, सॉलिड फॉर्म मतलब आइस है, H2O लिक्विड फॉर्म है, वाटर, ठीक है। तो इसकी डेंसिटी क्या होगी?
लो और वाटर की डेंसिटी हाई। जब डेंसिटी जिसकी लो होगी उसका प्रेशर ज़्यादा और टेम्परेचर भी ज़्यादा। तो इस रिएक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या रहेगी? हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। वहीं अगर आपका इसकी जगह पे H2O लिक्विड और H2O गैस फॉर्म में आ जाएगा तब गैस की डेंसिटी कम होती है, उल्टा हो जाएगा फिर। ये कंडीशंस होती है। हो गया बेटा? इसमें अब आपका इक्विलिब्रियम टॉपिक दो भागों में बटा हुआ है, एक आयनिक इक्विलिब्रियम, एक केमिकल इक्विलिब्रियम। इसका लास्ट टॉपिक आपका डीओडी और वेपर डेंसिटी में रिलेशन है, उसको करवाते हैं। ये हो गया। Relation between DOD and vapor density. इसका फार्मूला होता है बेटा x बराबर d अपॉन कैपिटल D अपॉन माइनस स्मॉल d और n-1। DOD या x या इसे अल्फा कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जिससे अभी हमने आपको सबसे पहले DOD के बारे में बताया ही था, ठीक है। D कैपिटल D माइनस स्मॉल d और स्मॉल d n-1, ये इसका रिलेशन रहता है। इसमें कैपिटल D इक्वल टू वेपर डेंसिटी होती है ऑफ रिएक्टेंट, और जिसको निकालने का फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। जो भी रिएक्शन मतलब केमिकल कंपाउंड या जो भी दिया हुआ होगा मॉलिक्यूल, उसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, तो कैपिटल D की वैल्यू आप निकालिए, ठीक है। स्मॉल d का मतलब होता है बेटा वेपर डेंसिटी मिक्स, जो दी हुई होगी नहीं दी होगी तो मिक्स करके आप निकालोगे। वहां पर दो अगर वैल्यू दी हुई है तो दोनों का अभी सवाल आएगा, आपको बताएगा। n इक्वल टू होता है नंबर ऑफ बेटा डिसोसिएटेड ऑफ 1 मोल। ये फार्मूला है बेटा, इसे नोट करिए और फिर सवाल पुट करते हैं। क्वेश्चन आपका at 250 डिग्री सेल्सियस and 1 atmosphere, the vapor density of BCl5 is 58. So find
पहले पॉइंट में हमें दर्शाना है परसेंट DOD एंड KP, क्योंकि एटमॉस्फेयर दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर हम KP को भी दर्शा देंगे। और दूसरा पॉइंट है परसेंट DOD when P is डबल, जब P की वैल्यू आपकी 2 हो जाएंगी डबल। Q से रिलेटेड क्वेश्चन है 250 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर द वेपर डेंसिटी ऑफ PCl5 इज 58। मतलब आपने जैसे ये लिखा है BD मिक्स, तो D की वैल्यू आपकी स्मॉल d की वैल्यू 58 दी रखी है मिक्स, ठीक है। PCl5 है, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालकर आप कैपिटल D की वैल्यू निकालेंगे। स्मॉल d की वैल्यू दी हुई है, कैपिटल D की वैल्यू आप मॉलिक्यूलर वेट किसका PCl5 का अपॉन 2 करोगे, निकल के आएगा। एन आपका इस तरीके से निकलेगा क्योंकि PCl5 को जब आप रिएक्शन में करते हो PCl3 + Cl2, और सभी गैसेस फॉर्म में उल्टा करके बताओ। फार्मूला आपका लिखा हुआ है, दो है, एक ही में दो सवाल है। पहला है परसेंट DOD एंड KP, दूसरा है परसेंट DOD एंड P जब प्रेशर डबल होता है। DOD कितना आया बेटा? PCl5 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? PCl5 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? इतना ही है। वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए। X कैपिटल D की वैल्यू कितनी है? 104.25 माइनस 58 और n-1। अब उस रिएक्शन से n क्या निकालोगे? यहाँ नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेगा? आंसर पूछ गया बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा। नंबर ऑफ मोल्स को बताओ, आप लोगों को कितनी बार हमने निकलवाया है। इस रिएक्शन का नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेगा? डेल्टा NT क्या रहेगा? बन रहेगा या दो? डेल्टा NG तो बन रहेगा, और केवल n जो अभी लिखा था यहाँ पर क्या था? नंबर ऑफ डिसोसिएट ऑफ 1 मोल। 1 मोल से कितने नंबर डिसोसिएट हो रहे हैं? n-1, 2 मोल डिसोसिएट हो रहे हैं PCl5 के। n की वैल्यू 2 लगाओ बेटा। 58 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 104
46.25 में से 58 जाएंगे आपके 46, यानी कि 46.25 आएगा। 2 में से बन जाएगा, बन ही बचा। तो इसका क्या रहेगा? इसका आएगा 0.79, जिसे हम 8 लिख सकते हैं, 0.8। इसको परसेंट में बदलेंगे तो कितना आएगा? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80% आ जाएगा। 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 80%। 2 में से 1 जाएगा, 1 58 की 1 की गुणा 58 ही रहेगी, 58 ही रहेगी मल्टीप्लाई। 104.25 में से 58 जाएंगे तो 46.25 आएगा। ठीक है, 58 में से आप डिवाइड करोगे तो 0.798 आएगा। इस तरीके से ये बन, तो 79 के लिए हम 0.8 लिख सकते हैं। तो 0.8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 80% आ जाएगा। केपी की वैल्यू निकालिए बेटा। रिएक्शन आपकी ये दी हुई है, यहां से केपी की वैल्यू निकालिए। कंसंट्रेशन के फॉर्म में लिखकर इनिशियल स्टेज पर क्या है? 1 0 0। ठीक है, और इक्विलिब्रियम पे क्या रहेगा? 1 माइनस एक्स एक्स एक्स। यहीं पे जब x इक्विलिब्रियम को करेंगे तो क्या आएगा? 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। नंबर ऑफ मोल्स टोटल जोड़ देते हैं, जब मोल फिर बाहर निकालते हैं तो 1 माइनस एक्स ऊपर था, अपान में इन दोनों को जोड़ दिया गया। सेम इधर रहेगा 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स। अब आप केपी की वैल्यू निकाल सकते हैं यहां से। px अपान xp 1 प्लस एक्स xp 1 प्लस एक्स। कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के ऊपर रहती है और रिएक्टेंट के नीचे। 1 माइनस एक्स p 1 प्लस एक्स। इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या रहेगा? 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कट जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। तो Kp इक्वल टू एक्स 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 स्क्वायर p और यहाँ पर आपका 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स जब आएगा तो ये फार्मूला बन गया आपका एक्स स्क्वायर पी और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू 4/5 आएगी। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल जाएगी बेटा, 0.8 है, पॉइंट हटाएंगे 10 आएगा। 4 ठीक, एक्स की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, आपका केपी की वैल्यू आ जाएगी। यहां तक पहले नोट करिए, इसके आगे करवा, यहां तक नोट कर लीजिए। केपी की वैल्यू 16/9 आएगा, आप लोग कर लेना। 16/9। यहाँ पर x की वैल्यू आप ये रखोगे
पी की वैल्यू देखो यहाँ पर 1 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है पहली कंडीशन में, तो पी की जगह पे 1 रखोगे, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 16/9। और जब सेकंड कंडीशन में निकालोगे तो पी डबल हो रहा है, तो 1 की जगह आप 2 कर देना। फार्मूला यही आ गया, फार्मूला आपका यही है। यहाँ पर एक बार पी की वैल्यू आप 1 रखेंगे तब आंसर लाएंगे केपी का, एक बार आप 2 रखेंगे दूसरे वाले पॉइंट में तब आपका आंसर आएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू ये रहेगी, ठीक है। हो गया बेटा? यहाँ से हमारा ये x की वैल्यू निकाली है, x बराबर 4/5, ठीक है। ये आपका केटी का फार्मूला निकल के आ गया। पहली कंडीशन में बोल रहा है कि %DOD, तो %DOD तो यहाँ से निकल गई। दूसरा बोल रहा है कि एंड केपी की वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है। कब निकालनी है? जब हमारा एटमॉस्फेयर क्या हो 1, मतलब प्रेशर कितना हो 1। तो यहाँ पर हम प्रेशर एक बार 1 रखेंगे, तब आप इसको सॉल्व करोगे, आंसर आएगा आपका 16/9, ठीक है। फिर आप सेकेंड टर्म पे पी, सेकेंड वाली वैल्यू पे पी क्या हो रहा है डबल, तो आप पी की जगह पे 2 रखोगे, तब आपका आंसर हो जाएगा, वो आप निकाल दीजिए, ठीक है। बता लिया बेटा? एक सवाल दे रहे हैं, घर से करके लेके आना, इसी का ही है। The vapor density of N2O4 of a certain temperature was found to be 30। वेपर डेंसिटी N2O4 की हमने एक सर्टेन निश्चित टेम्परेचर पर, पीछे आवाज बहुत आ रही है हम लोगों की, फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन पूरा लिख दे रहा हूँ, डिसोसिएशन ऑफ N2O4, ठीक है। आपका ये वाला फार्मूला लगेगा, ये आपका सवाल है। सबकी कॉपी पे नेक्स्ट क्लास में होना चाहिए ये वाला सवाल करा हुआ, किसी कॉपी पे नहीं होगा। टेम्परेचर वाज फाउंड टू बी 30।
ठीक है। और एन जो यहाँ पर जो आया है आपका नंबर ऑफ टोटल मोड्स ऑफ प्रोडक्ट के जितने भी होंगे कोई सी भी रिएक्शन, जैसे यहाँ पर PCl5 की PCl3 और Cl दो प्रोडक्ट के PCl5 एक है, तभी 2 - 1 यहाँ पर बेटा जो ये एन है, ठीक है, एक बार समझ लो नहीं तो आपका गलत हो जाएगा आगे वाला जो भी सवाल है। एन की वैल्यू का मतलब ये है कि नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के कितने मोल हैं। जैसे कि यहाँ पर PCl3 का 1 और Cl2 का 1, तो यहाँ पर टोटल कितने हो रहे थे 2, ठीक है, और PCl5/1, इसलिए एन की वैल्यू 2 आई थी, तभी हमने 2 - 1 करा था क्योंकि n -1 है, ठीक है। अगर आपको n की वैल्यू समझ में नहीं आई तो सवाल आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। n किस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा। आपकी कोई सी भी रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट के जितने मोल होंगे उसमें से रिएक्टेंट के मोल से घटाना है। अगर आपका सपोज करो प्रोडक्ट आपके 4 हैं और रिएक्टेंट 2 हैं तो n की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है, इस रिएक्शन में। कर लिया ये। इसके बाद में देखो बेटा अब आपका यहाँ से चालू होगा आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम में आपको ये बताएं इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आयनिक इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग सब्सटेंस कितने टाइप के होते हैं। आप लिखते थक जाते हो। आयनिक इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग सब्सटेंस कितने टाइप के होते हैं। वैसे तो आपके पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस ये सब आपने पढ़ा होगा, लेकिन बात हम कर रहे हैं इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। कोई सा भी कंपाउंड होता है जिसमें आयन होते हैं उसमें कंडक्टेंस होता है नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी जाती है नहीं जाती है। उसी बेस पर यहाँ पर 2 प्रकार के सब्सटेंस होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जितने भी सब्सटेंस होंगे डिसोसिएट हो जाएंगे आयन में। इलेक्ट्रोलाइट वाले आपके जितने भी सब्सटेंस हैं वो आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे, NaCl, KCl, KNO3, HNO3 इस तरीके के, ठीक है। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है डू नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस, ये डिसोसिएट नहीं होंगे, ठीक है, जिसमें कंडक्टेंस नहीं होता है, जैसे रबर इस तरीके से। इसके अकॉर्डिंग आपको देखो कंप्लीट डिसोसिएशन किसी भी चीज का होता है 2 प्रकार से होता है, एक तो पूर्णतः विलय होता है, एक आंशिक विलय होता है। कोई सा भी पदार्थ पूर्णतः विलय, कुछ आंशिक विलय, थोड़ा बहुत बच जाता है। तो इसके लिए इलेक्ट्रोलाइट को भी 2 भागों में आपका डिवाइड किया हुआ है। कंप्लीट डिसोसिएट और इनकम्प्लीट यानी कि पार्शियल। जितने भी कंप्लीट डिसोसिएट वाले इलेक्ट्रोलाइट होंगे वो सब होंगे आपके स्ट्रॉन्ग।
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और इधर वाले होंगे आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आपके सभी आ जाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। जो आप इससे आगे आएंगे कि इक्विलिब्रियम चैप्टर है, इसमें एसिड बेस से ही तो आयन प्राप्त करोगे। इसमें सब आएगा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और साल्ट, क्योंकि साल्ट भी आयनों में विभाग हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। इसमें वीक एसिड, वीक बेस और आपके स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट जो बहुत ही कम है। इसे नोट करिए, फिर आपको एग्जाम्पल बताएंगे। सोल्यूबल साल्ट इसलिए मैंने शॉर्ट में नहीं लिखा, पूरा लिख दिया। ये चीजें बताने का यहाँ पर महत्व सिर्फ इतना है, क्योंकि आगे चल के आपको सिर्फ इतना याद रखना है स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, मतलब एग्जाम्पल इनके, ठीक है। साल्ट कौन सा है, वीक एसिड का एग्जाम्पल क्या है, वीक बेस का एग्जाम्पल क्या है, सिर्फ ये है। और ये किसके अंतर्गत आते हैं आपके इलेक्ट्रोलाइट, कौन से वाले, कंप्लीट आयंस में या पार्शियल में, इस तरह से आपके आते हैं। हमें कोई शक नहीं, हमें पढ़ने में शक इसके एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, फिर जाइए। हम लोगों को ना ऐसा करेंगे, जैसे सब छोड़ेंगे पर तुरंत यहाँ पे पढ़ाना चालू कर दिया करेंगे। क्या करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल लिख लो, H2SO4, HCl, HNO3, HCl4, HClO3, HBr, HI और all types of salt। ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल रहेंगे, H2SO4, HCl, HNO3, HClO4, HClO3, HBr, HI और all types of salt। ठीक है बेटा। HBr, HI, देखो हाइड्रोजन फैमिली में 4 होते हैं मोल, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जिसमें से फ्लोरीन वाला वीक में जाएगा और बाकी के तीनों जो है स्ट्रॉन्ग में आएंगे, ठीक है। HNO3 है, HNO2 वाले वीक में जाएगा, H2SO3 वाला वीक में जाएगा, 4 वाला स्ट्रॉन्ग में आएगा। और एक बात और, आज आप लोगों की ऑनलाइन क्लास होगी गूगल मीट पे केमिस्ट्री की, ग्रुप में लिंक शेयर करेंगे और उसमें जितने भी PYQ क्वेश्चन आए हैं
आपके नीट में AIPMT में या अदर स्टेट की PMT में मेडिकल लाइन वाले, ठीक है, सारे वो होंगे। बेटा ऐसे इसमें एग्जाम्पल नोट कर लो एक बार, एक लाइन है ज्यादा, alkali metal hydroxide and BaOH का होल ट्वाइस। एल्केली मेटल आप सबको पता है, H ब्लॉक के 1 ग्रुप के एलिमेंट जितने भी होते हैं, ठीक है, उनके हाइड्रोक्साइड सब स्ट्रॉन्ग बेस में आएंगे, सिर्फ BaOH होल ट्वाइस को छोड़कर, ठीक है, क्योंकि ये सेकंड ग्रुप का है। जल्दी से इसे नोट कर लो और फिर आप लोग साइड से निकलिएगा, मतलब बीच से